ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 18वां भाग। भारत में शिक्षा की क्रांति। इंग्लैंड के भूतपूर्व महामंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने आर्य समाज की शिक्षा संबंधी कार्य को लॉर्ड मैकाले द्वारा सन 1835 में प्रवर्तित अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरुद्ध विद्रोह बताया था। आर्य समाज के नेताओं ने यह भांप लिया था कि जहां एक ओर ईसाई अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा सारे देश को 1/4 सदी में ईसाइयत में रंग देने का निश्चय किए हुए थे, वहां दूसरी ओर लॉर्ड मैकाले का यह अभिमान था कि यदि उनकी शिक्षा पद्धति काम कर गई तो 20 वर्ष की अवधि में बंगाल में एक भी हिंदू बालक हिंदू धर्माभिमानी नहीं रहेगा। बंगाल से बाहर अन्य प्रांतों ने भी अपनी शिक्षा पद्धति का वैसा ही प्रभाव होने की उन्हें पूरी आशा थी। उनका विचार था कि भारत में ऐसी शिक्षा पद्धति शुरू करनी चाहिए जो यहाँ एक ऐसा वर्ग पैदा कर दे जो रंग रूप तथा हाड़ मांस में भले ही हिंदुस्तानी रहे, लेकिन रहन सहन तथा आचार विचार आदि में पूरी तरह अंग्रेज बन जाए। वे इस जमात से मुट्ठी भर शासकों और करोड़ों शासितों के बीच दुभाषी का काम लेना चाहते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संस्थापकों व संचालकों और ईसाई धर्म के प्रचारकों के मनसूबों के विरुद्ध आर्य समाज ने कार्यक्षेत्र में आते ही सबसे पहले शिक्षा का काम अपने हाथों में लिया। हमारे देश के प्राचीन वैभवशाली काल में एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं था। अपने बच्चों को न पढ़ाना कानूनी जुर्म था। यह बात विदेशी यात्री लिखते हैं। गांव-गांव में शिक्षा व्यवस्था के लिए गुरुकुल थे, बड़े बड़े शिक्षा केंद्र और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। केवल एक केंद्र की विशेषता जान लीजिए, नालंदा। उसमें उस समय 10,000 छात्रों के रहने और पढ़ने की शानदार व्यवस्था थी। विश्व भर से प्रवेश इतना आसान नहीं था। अनेक परीक्षाओं के बाद प्रवेश संभव था। एक अनुमान से 1/3 विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिलता था। रत्नोदधि, रत्नसागर, रत्नांजक नामों के 3 विशाल पुस्तकालय थे। ऊंचाई के बारे में यात्रियों ने लिखा है कि 7 मंजिला थे। इन पुस्तकालयों के और छात्रों को साहित्य, आर्किटेक्चर, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इतिहास, गणित, भाषा, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि के विषयों को उच्चतम स्तर पर पढ़ाया जाता था। भवनों के आकार का अनुमान अवशेषों से ही लगाया जा सकता है। 50 लाख वर्ग फीट का भवन जो आज के बड़े से बड़े विश्वविद्यालय से कहीं अधिक होगा, और इनके अंदर रखे हस्तलिखित ग्रंथों का तो कोई मूल्य ही नहीं था। अनेक ग्रंथ विदेशी यात्रियों ने भी यहाँ से प्राप्त किए थे। ऐसे शिक्षण केंद्रों की इन्हीं विशेषताओं के चलते इन्हें विश्वविद्यालय कहा और इन्हीं के कारण भारत को कहा गया विश्व गुरु। किंतु लंबे समय तक रहे मुगल काल अर्थात गुलामी के काल में अधिकतर शिक्षा केंद्र बंद हो गए। विदेशी आक्रांताओं एवं मुगलों का शासन धन दौलत लूटने मात्र के लिए था। दूसरी प्राथमिकता थी हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर धर्म का झंडा ऊंचा करना। ऐसे में हमारे गुरुकुलों को प्रश्रय कौन देता? कुछ बड़े गुरुकुल केवल कर्म कांड की शिक्षा देने के लिए उज्जैन, काशी, हरिद्वार आदि धार्मिक नगरों में रहे। वह भी केवल एक वर्ग विशेष के बालकों के लिए, तो अन्य कहाँ पढ़ते? आहिस्ता आहिस्ता शिक्षा केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित रह गई, या फिर सामान्य गणित आदि जो हिसाब आदि रखने के लिए मदरसों में सिखाए जाने की व्यवस्था रही, ताकि हिसाब करने की योग्यता वाले लोग बादशाहों को सरकारी कामकाज करने के लिए मिलते रहे।
मूल रूप से कहें तो भारत को विश्व गुरु की पदवी दिलवाने वाला शिक्षा का ढांचा पूरी तरह समाप्त हो ही चुका था। शिक्षा को बेचे जाने वाला आधुनिक सिस्टम था नहीं और न ही राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था रह गई थी। फलस्वरूप शहरी और ग्रामीण शिक्षा का तंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया। फरिश्ता पाइज यानी पुर्तगीज, डॉक्टर फर्गुसन, चीनी यात्री वेन सांग, अल बरूनी, फायान आदि यात्रियों की यात्रा विवरण से अनेक बातों की जानकारी होती है। शिक्षा का तंत्र समाप्त करना सभी आक्रांता राजाओं शासकों की जरूरत थी लंबे समय तक शासन करते रहने के लिए, और मदरसों में उन्होंने उर्दू और फारसी के माध्यम से साधारण पढ़ाई की व्यवस्था की ताकि ये केवल उर्दू या फारसी ही पढ़ सके, जिससे शासन संबंधी कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी होती रहे। सत्ता बदली, अंग्रेज आ गए। उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया और अपनी शिक्षा नीति बनाई। उनकी शिक्षा नीति इस आधार पर बनाई गई कि जो भी उनकी शिक्षा लेगा वह हमेशा अंग्रेजों को ही सर्वोत्तम समझेगा। अंग्रेज सरकार द्वारा लॉर्ड मैकाले को जब भारत की शिक्षा नीति बनाने को कहा गया तो उसने जो इस संबंध में अपने पिता और पत्नी को लिखे पत्रों में कहा है वह ही जान लेना पर्याप्त है। लॉर्ड मैकाले खुले तौर पर धार्मिक तटस्थता की नीति का दावा करते थे, लेकिन उसकी आंतरिक नीति का खुलासा वर्ष 1836 में अपने पिता को लिखे एक पत्र से होता है, जिसमें मैकाले ने लिखा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बनेगा, नहीं बचेगा।